हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक सीरीज में आज टॉपिक नंबर 8 है, जो सबसे बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संविधान के अनुच्छेद। तो आज हम जानेंगे कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव में संविधान के अनुच्छेद संबंधित कितने सवाल दिए गए हैं और उसका सही आंसर क्या है, कैसे इसको याद रखा जाए। इन्हीं सब के साथ मैं उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आगे वीडियो बनाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है अनुच्छेद से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान जो मूल संविधान है, या अभी भी जो मूल रूप से जो संविधान में अनुच्छेद है, वो 395 ही दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां थी। अनुसूचियों पर तो पहले मैंने वीडियो बना चुका है। तो कहता है कि मूल रूप से संविधान लागू हुआ था, उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल रूप बोले या कुछ भी बोले, अनुच्छेद तो अभी भी 395 ही है, लेकिन मूल रूप में अनुसूची जो है 8 थी, अभी वर्तमान में अनुसूची 12 है। तो मूल रूप की बात होगी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये 12 अनुसूची पे मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 ही अनुसूचियां थी। सवाल नंबर 2 कहते हैं सवाल नंबर 2 कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में बात किया जाए तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई है। वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, 4 बाद में जोड़ा गया था। और संविधान में अनुच्छेद अभी भी गिनती रूप से जो है, मूल रूप से जो है वर्तमान में वो 395 ही है। सवाल नंबर 3 कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कुल कितने अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में ABCD को 4 का ए, 21 का ए, 44 का ए, इस सब को छोड़ दिया जाए तो मूल रूप से अभी भी 395 ही अनुच्छेद है। सवाल नंबर 4 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। सवाल नंबर 5 कहता है संविधान का अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। सवाल नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नागरिकता का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता का जिक्र किया गया है। इसमें और थोड़ा ध्यान दीजिए, तो 5 से 11 में हो गया नागरिकता, जबकि 36 से 51 में क्या हो जाएगा दोस्त, DPSP, और 12 से 35 में हो जाएगा मूल अधिकार। 12 से 35 में क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। और 36 से 51 में क्या हो जाएगा, DPSP यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। और 5 से 11 में क्या हो जाएगा, नागरिकता। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, सवाल नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक में दिया गया है। नागरिकों का जो मूल अधिकार है वो 12 से 35 तक में है। वो गिनेगा कितना होगा, टोटल 24 होगा कुल मिला के, आप गिन लीजिएगा। तो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 8 कहता है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार को संविधान कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो एक बार फिर से समझिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 16 जो है उसमें इस तरह की बातों की चर्चा की गई है।
सवाल नंबर 9 कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी जो है, जो गांधी जी के द्वारा इसको फोर्सफुली जो लाया गया था, तो ये अनुच्छेद 17 है। कई बार पूछा गया है कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता का जो अंत है, ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में कहा गया है। ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति जो है उसका पुनः जो निर्वाचन होगा, इसकी योग्यता की बात अनुच्छेद 57 में कही गई है। यानी राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो सकती है, अनुच्छेद 57। अगला सवाल नंबर 11 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसी में हम लोग को मिला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 में कहा गया है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19 में इसकी बात कही गई है। अगला सवाल नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो आर्टिकल 19 का 1 कहा गया है। 19 का 1 प्रेस की स्वतंत्रता की बात किसमें कही गई है, 19 के 1 में कही गई है। अगला सवाल कहता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों में जो 23-24 है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 23-24 में जो 24 नंबर अनुच्छेद है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो आर्टिकल 24 है वो किससे संबंधित है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा की व्यवस्था करती है। तो आर्टिकल 29 है। क्या है, आर्टिकल 29, सॉरी 29 है, आर्टिकल 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। तो आर्टिकल 29-30 जो है इसे उन्हीं से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के लिए। 15 कहता है कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो आर्टिकल 32। क्या है, आर्टिकल 32 है। अनुच्छेद 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी जो जिम्मा है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत। कितना में है, आर्टिकल 32। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 16 कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। डीपीएसपी जो है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से, ये अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में दिया गया है। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किसमें वर्णित है, 39 में। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 39 में किया गया है, 39 में। 18 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के द्वारा से ये संबंधित है, तो ग्राम पंचायत हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 39 में क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा। आर्टिकल जो 39 है 39, उसमें कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा है, और आर्टिकल 40 के अंदर क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन कहा गया है। अगला देखिए 19 नंबर सवाल कहता है 42वां संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया और उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, न कि ये मूल संविधान में थे। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के क में डाल के। अगला कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो 51 का क क्या हो जाएगा दोस्त, 51 का क जो है उसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। सवाल नंबर 21 देखिए,
21 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये बात 53 में कहा गया है। एक बार फिर से समझिए इसको क्या कह रहा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 53 में कहा गया है। इससे पहले आप पढ़े थे कि 57 में क्या था? पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति जो है उसका पुनः निर्वाचन होगा, वो अनुच्छेद 57 में है। और इसका जो कार्य है ना, यानी राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की, ये 53 में बताई गई है। 22 नंबर सवाल कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? 61। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महाभियोग जो है वो 61 में कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो किस पे? अनुच्छेद 61 पे। अगला सवाल नंबर 23 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति तो 52 में हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। 63 और 64 दोनों जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63। आगे लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 75। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये है आपको क्या? ये है अनुच्छेद 75। अगला है 25 नंबर सवाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम बताता है? तो अनुच्छेद 75 है। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जो आर्टिकल है वो भी 75 है, और मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी बात जो है 75 में है। सवाल नंबर 26 कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है 76 के तहत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 है। 27 नंबर सवाल कहता है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीना का गैप होना जरूरी है? तो आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85 में कहता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का गैप होगा। आगे लिखा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार जो है 85 में दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। अगला 29 नंबर सवाल कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपको 108। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो वो है आपको अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संयुक्त अधिवेशन जो है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो किया जाता है वो अनुच्छेद 108 में है। ये तभी किया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेके क्या हो गया हो, किसी मत को लेके मतभेद हो गया हो, तब अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। सवाल नंबर 31 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक 110 में है। धन विधेयक किसमें कहा गया है? 110 में है। और सर्वोच्च न्यायालय का बात 124 में कही गई है। तो आपको ध्यान रखना ये है कि धन विधेयक जो है किसमें है? 110 में है। धन विधेयक का चर्चा किसमें किया गया है? 110 में। आगे लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित कौन कौन सा है? तो जितने भी आर्टिकल दिख रहा है अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 112 का 29, 148 का 6 और अनुच्छेद 146 का 3, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
एक बार ध्यान से देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो अनुच्छेद 112 का 29 भी है, 148 का 6 भी है और 146 का 3 भी है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है किसमें, 123 में, 1 2 3 123। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 के तहत। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो है 57 के तहत। 53 में जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, ये दिया गया 53 में। 34 नंबर सवाल कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। 124। 124 दरअसल सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के बारे में ही आर्टिकल 124 बताया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो 124। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा 61 के तहत, 61 के तहत। अगला है 35 नंबर सवाल कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है और उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 143 जो है उसके तहत जो है वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वगैरह से या सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दे पर परामर्श ले सकते हैं। सवाल नंबर 36 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह उपबंध जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। 137 में है। यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 137 में है। और ये कहाँ से लिया गया आप कमेंट में बताएंगे कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, बता सकते हैं। ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, और वहीं से जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी ली है। जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है वैसे वहाँ पे भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है 137 में है। और 143 में क्या था, इसमें 143 में क्या था कि राष्ट्रपति किसी विशेष मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकते हैं, परामर्श वगैरह ले सकते हैं, सुझाव वगैरह ले सकते हैं। आगे सवाल नंबर 37 कहता है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह व्यवस्था किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, यानी कंपल्सरी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी कानून बनाई जाएगी वो भारत के सभी क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर जो है वो क्या होगी, आबद्ध कर होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त अनुच्छेद 141। क्या हो जाएगा, 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी नियम कानून बनाएंगे वो भारत के सभी राज्यों के अंदर जो न्यायालय होंगे उसके लिए जो है वो आबद्धकार होगी। अगला सवाल नंबर 38 कहता है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, और इसी आर्टिकल 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की भी बात कही गई है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 137 में दी गई है। यहाँ कह रहा है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है जिसका आधार अनुच्छेद 32 ही है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 233।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो हो जाएगा 245। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 245। अगला सवाल नंबर 41 कहता है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी? यानी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दी गई है। ये है 248, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब जो बचे खुचे शक्तियां हैं जिसका उल्लेख कहीं भी नहीं है, वो सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। अगला है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 252 कहता है। आर्टिकल देखिए, आपको पता होगा कि राज्य पे कानून बनाती है राज्य की विधानसभा और पूरे देश के लिए कानून बनाती है केंद्र सरकार। तो यहाँ पे कहता है कि राज्य अगर प्रार्थना करे तो भारत की संसद भी उन राज्यों के लिए जो है कानून बना सकती है आर्टिकल 252 के तहत। अनुच्छेद 252 कहती है कि भारत का कोई राज्य अगर विशेष अनुरोध करेंगे केंद्र से तो उस राज्य के मुद्दे पर भी जो है केंद्र कानून बना सकती है संसद 252 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो 249। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है? अरे भाई, राज्य सूची के विषय पर तो राज्य की सरकारें न कानून बनाएगी, लेकिन आर्टिकल 249 ये शक्ति प्रदान करती है कि अगर चाहा जाए तो संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून, देखिए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है ना, तो केंद्र सूची पे सरकार मतलब कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची पे कानून बनाती है राज्य सरकार, समवर्ती पे दोनों बना देगी। लेकिन दोनों में अगर एक ही टॉपिक पे राज्य और केंद्र दोनों बना देगा तो केंद्र की जो बनाई गई कानून होगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी, भारी मानी जाएगी इससे। तो ये कहता है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। ये शक्ति जो है आर्टिकल 249 दे रहा है। आगे है सवाल नंबर 44 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये है आपको 253। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, यह है आर्टिकल 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में कहा गया है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 256 से 263। सवाल नंबर 46 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो 256। आर्टिकल 256 कहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये दोनों सवाल देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद है और एक और आ जाएगा आपको 264 अनुच्छेद, वो आगे पढ़ेंगे। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? 263 में। एक आर्टिकल 264 भी आने वाला है, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, 280, वित्त आयोग का गठन जो है 280 में किया गया है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार हो गया है, ये कहाँ चला गया है? 300 के क में चला गया है। संपत्ति का अधिकार जो कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था वो अब हो गया क्या? अब हो गया है ये संवैधानिक अधिकार हो गया है, 300 के क अनुच्छेद में चला गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो 311।
सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत जो सुनवाई का अधिकार है उसका समावेश किया गया है। तो सुनवाई का जो अधिकार है इसका समावेश अनुच्छेद 311 में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करेगा? बेहद इंपॉर्टेंट, 312। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 312 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 312। और आगे पढ़ेंगे 315 में जो है यूपीएससी की स्थापना की बात कही गई है। सवाल नंबर 52 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान की गई है? 311। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है 311। नई अखिल भारतीय 312 और संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा वो है 315, यूपीएससी वाली बात जो कह रहे थे। तो सवाल नंबर 3 पर कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 312। नई अखिल भारतीय सेवा 300, सॉरी अभी मैंने क्या बोल दिया, संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा होगा उसका है 315। उसका क्या है? 315 है। नई अखिल भारतीय सेवा का 312 है। क्या देखिए फिर से आ गया, संविधान का अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? नई अखिल भारतीय सेवा। और 315 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। अगला कहता है 55 कहता है संघ लोक सेवा आयोग का जो काम है इसका उल्लेख 320 में किया गया है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये अनुच्छेद 315 है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का जो काम है उसका उल्लेख किया गया है 320 के अंतर्गत किया गया है। और 324 में क्या है दोस्त? चुनाव आयोग। आगे पढ़ेंगे वो भी। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो निर्वाचन आयोग की बात करता है? तो 324। निर्वाचन आयोग की बात 324 करता है। कौन करता है? 324। और 320 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के काम। अनुच्छेद 320 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के काम। और 324 में है निर्वाचन आयोग। 57 कहता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 331 में। ये तो अब हटा दिया गया है, फिर भी आप याद रखिए कि संघ लोक क्या कहते हैं? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधित्व है उसका प्रावधान जो है किसमें किया गया है? 331 में किया गया है। अगला बोला है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338 और 338 का ए है। अनुसूचित जाति के लिए 338 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 338 का ए है। एक बार ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 338 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 338 का ए है। 59 नंबर सवाल कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 343 का 1। ये 343 का वैसे आई है ये। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 343 का 1 जो है, या ये आई जो भी हो, 343 का क्या है? ये 1 है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो 343 में भी कौन? तो 343 का 1। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी? तो 343 है। अगला कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 343 में ही कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसका लिपि जो है वो देवनागरी होगी। आगे है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा किसके अंतर्गत किया गया है? तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और क्या है? वित्तीय आपात। तो यहाँ पे कहता है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपात है वो है 352। राष्ट्रीय आपात लगेगा 352 में, वित्तीय आपात लगेगा 360 में और राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 में।
तो ध्यान रखिएगा तीनों अनुच्छेद बारी बारी से आएगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में कही गई है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा 356 में। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, राष्ट्रीय आपात बोलेगा तो 352, राष्ट्रपति शासन बोलेगा तो 356, वित्तीय आपात बोलेगा तो 360। क्या क्या, राष्ट्रीय आपात हो जाएगा 352, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356, वित्तीय आपात हो जाएगा 360। अब एक बात याद ये रखना है कि राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रीय जो आपात लगता है वो मुख्य रूप से किस कारण से लगता है, तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। राष्ट्रीय आपात जो लगेगा वो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण 352 में लगेगा। राष्ट्रपति शासन 356 में लगेगा और वित्तीय आपात 360 में लग जाएगा। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है वित्तीय आपात के बारे में, तो 360। अब यहाँ ध्यान से देखिए 352 में क्या कहता है, राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। 355 में क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सवाल नंबर 65 कहता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है बताइए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और ये अनुच्छेद 352 में हुआ है। कहता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, कहाँ हुआ है, 352 में हुआ है। आगे देखते हैं सवाल नंबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सवाल नंबर 66 कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अंतर्गत उपबंध किससे संबंधित है। कहता है कि आर्टिकल 350 का जो ए है उसमें क्या कहा गया है, तो उसमें बस यही कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था किया जाए। 350 का ए कहता है या 350 का क कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का व्यवस्था किया जाए। 67 कहता है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार, देखिए संविधान संशोधन का अधिकार जो है वो दिया गया 368 में, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में समझाया गया है और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो क्या कहता है, तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। आर्टिकल 368 है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सबसे ज्यादा बार हुआ है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेकों बार अपने स्वार्थ के लिए किया है, जिसमें इंदिरा गांधी का भी नाम आता है। ये आर्टिकल 356 है। क्या था, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360 और राष्ट्रपति शासन 356। इसका प्रयोग कई बार किया गया है दुरुपयोग के केस में, इसीलिए उसमें जो है अब चेंज कर दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा या बाहरी आक्रमण हो जाएगा तभी जाके। पहले आंतरिक अशांति भी था, उसको हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति की वजह से भी जो है 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था, जो उसको हटा करके अब कर दिया गया है बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। सवाल नंबर 70 कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 370। अब यह हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 370 के तहत। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष राज्य का दर्जा नागालैंड को मिला है 371 के क के तहत। नागालैंड को 371 के क के तहत मिल गया है विशेष राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर को 370 के तहत, नागालैंड को मिला था 371 के क के तहत। अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। अब कह रहा है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, भाई राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से है। इसका बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। राष्ट्रपति शासन मुख्यतः दो कारण से लगता है। आंतरिक अशांति था पहले, उसको हटा दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण। अगला कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। 371।
कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान है, देखिए 370 में जम्मू कश्मीर का है। अब बाकी जितने भी राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है वो 371 के क ख ग घ में दिया गया है। तो बाकी जितने भी राज्य हैं उनको जो विशिष्ट राज्य का दर्जा मिला है वो 371 में ही दिया गया है। जैसे नागालैंड को मिला है किस में, देख लीजिए 371 के क में मिल गया है नागालैंड को, 371 के क में। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 371 का जी है, जी हो जाएगा मिजोरम। 371 के जी में जो है किस राज्य को विशिष्ट उपबंध दिया गया है, तो मिजोरम, जी से जोरम हो जाएगा, तब मिजोरम। 371 के जी में हो जाएगा मिजोरम, 371 के क में हो जाएगा नागालैंड। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। क्या हो जाएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार दिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 18। अगला है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दिया गया है? तो मैंने पहले कहा था कि अल्पसंख्यकों संबंधी दो अनुच्छेद है 29 और 30। अल्पसंख्यकों संबंधित दो अनुच्छेद है 29 और 30 में इसकी बात कही गई है। 78 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देगा? ये पहले हुआ था 350 का जो क था वहाँ पे। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे प्रत्येक राज्य को ये आदेश दिया गया है कि शिक्षा के जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी? 79 कहता है, देखिए ध्यान से क्या है, अनुच्छेद है उसको मिलाना है, क्या क्या है अनुच्छेद उधर ध्यान दीजिएगा। ए आंसर है इसका। तो अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। देखिए 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 52 में क्या बोला गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति में निहित होगी, राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति में होगी। 53 और 54 में क्या बोला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में बोला है राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 57 में पुनः निर्वाचन है, तो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। अनुच्छेद 75 कहता है क्या कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। ये हम लोग पढ़े थे 75 में क्या था, मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी और प्रधानमंत्री की भी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। 155 में क्या बोला गया है, राज्यपाल की नियुक्ति, और 164 में बोला मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी, और 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 54 में क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। एक बार दोबारा सुनिए, राष्ट्रपति से संबंधित 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित होगी, और 54 में हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, 57 में हो जाएगा पुनः निर्वाचन, 61 में हो जाएगा महाभियोग। अब देखिए अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। 164 में क्या बोला, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा, और 75 में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगा। 80 कहता है भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में दिया गया है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। जो मौलिक अधिकार है ना, उसमें से जो एक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में जो एक समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो उस नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करती है? तो अनुच्छेद 51। और 350 क्या कहता है? 350 में कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में होनी चाहिए।
82 देखिए कुछ अनुच्छेद है उसको मिलाना है, जो जो आपने पढ़ा है उसको पहले मिला लीजिए। 320 में मैंने आपको क्या बताया था, संघ लोक सेवा के काम, तो क्या हो जाएगा लोक सेवा के कार्य, चौथा का डी हो जाएगा। चौथा में देखिए डी, आप मिला लेते हैं फिर से। 324 में मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। 324 में बोला गया था निर्वाचन आयोग की गठन होगा, तो दूसरा का हो जाएगा क्या, दूसरा का ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर को देखिए, पहला का हो जाएगा 2। 323 का ए में क्या हो जाएगा, 323 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण, 323 के ए में हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो है, तो अनुच्छेद 330 में क्या बोला है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण दिया गया है। 324 में क्या बोला है, निर्वाचन, 324 में निर्वाचन है, 320 में लोकसभा के कार्य है, और 330 में हो जाएगा आपको क्या, देखिए 4 अनुच्छेद आप याद रखना है, 330, 331, 332 और 333, जिसमें 330 जो है उसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। उसके बाद जो 361 है, सॉरी 331 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लोकसभा में जो है, पहले 330 देखिए आप एक बार दोबारा समझिए इसको। 320 हो जाएगा आपको लोक सेवा आयोग के काम, 324 में निर्वाचन आयोग, 330 में हो जाएगा लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। अब बच एक ही गया है 323 का, ये तो प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा, बात सिंपल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। सवाल नंबर 83 कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 जो है उसमें यह बताया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना जो है वो किसका काम है, संघ का काम है 355 के तहत। 84 कहता है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी, 123। कोई भी जो है 123 आप पढ़े थे ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और कोई भी बिल पर अगर राष्ट्रपति का साइन हो गया तो वो कानून बन जाता है। तो 123, 124 किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। 85 कहता है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। तो आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दे पर परामर्श ले सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श विचार विमर्श मांगा था, लेकिन उसको माने या न माने ये राष्ट्रपति के विवेक पर है। तो कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को मिला है 143 के तहत। 86 कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये क्या हो जाएगा बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो 86 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 258, 258 के तहत ये बात कही गई है। 87 कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजनों में नहीं लगाया जाएगा। ये बात 300 क्या कहते हैं, ये बात अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ये बात किस में कहा गया है, अनुच्छेद 24 में। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखाने या खान में या किसी खतरनाक जगह पे नहीं लगाया जाएगा 24 के तहत।
इसमें आपको दो बात और याद रखना है कि 368 जो है संविधान संशोधन की बात कहती है और 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कहती है। पीछे पढ़े थे आप कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो व्यवस्था है वो 330 में है और 368 में क्या है, संविधान संशोधन। 88 कहता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, 14 से 18 तक में। समानता का जो अधिकार है वो क्या है, 14 से 18 तक में कही गई है, 5 अनुच्छेदों में। समानता का अधिकार किसमें है, 14 से 18। 89 में कह रहा है, 89 आपको मिलाना है, देखिए आपको बताते हैं। संघ लोक सेवा आयोग 315 में था और संघ लोक सेवा आयोग का काम 320 में था। वित्त आयोग 280 में था, पढ़े थे आप। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है 148 में है, जो बच गया वो हो जाएगा आपको प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 के ए में है, दोबारा रिपीट हुआ है। एक बार फिर से देखिए, भारत के महानियंत्रक जो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो क्या है, 148 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा कैग जिसको बोलते हैं वो 148 में है। वित्त आयोग 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है और प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए में है। इसको आप मिला लीजिए जिस ऑप्शन में भी है। 90 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करे, तो 355 कहता है संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, ये बात 355 में कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना संघ सरकार का काम है, ये बात 355 में कही गई है। आगे है 91 नंबर सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकती है, तो विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर पाएगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल भी वो बढ़ा सकती है। इसका 2 हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है विधि के द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अभी अभी पढ़े थे आप लोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग वो 148 में है। कैग की बात किसमें कही गई है, 148 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन 48 के ए में है। कहता है नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेगा, अनुच्छेद 48 के ए में। 94 कहता है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय जो है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के का जो प्रावधान है 333 में है। मैंने आपको कहा था कि 330, 331, 332 और 333 जो है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि देखिए विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कितने में है, 333 में है। और 330 में क्या था, 330 में था लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में था व्यवस्था 330 के तहत। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यवस्था हो जाएगा 331 के तहत। एक बार दोबारा समझिए, 330 जो अनुच्छेद है वो लोकसभा से संबंधित, देखिए 330 और 331 लोकसभा से संबंधित है, जिसमें 330 में है अनुसूचित जाति और जनजाति और 331 में है आंग्ल भारतीय समुदाय। अब 332 और 333 जो है वो राज्य की विधानसभा से है, तो जिसमें 332 जो है, 332 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यवस्था है विधानसभा में, और 333 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय है विधानसभा में 333। आगे देखिए 95 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो 51 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो वो हो जाएगा 51। अनुच्छेद 51 जो है वो क्या है, विदेश नीति से संबंधित है।
96 देखिए, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी रूप से बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? तो 353। कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? तो 353 के तहत, सॉरी 253 के तहत। वैसे तो राज्य सूची के विषय पर राज्य की सरकारें कानून बनाएगी, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी कर रहा है तो उसके लिए राज्य सूची के विषय पर भी जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है 253 अनुच्छेद के तहत। आगे है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो आर्टिकल 360 जो है वित्त आयोग, सॉरी क्या कहते हैं, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 में है, इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। 352 में क्या था? राष्ट्रीय आपात। 352 में क्या था? राष्ट्रीय आपात। 356 में सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात। 98 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो क्या है? छुआछूत है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, छुआछूत का उन्मूलन है, अनटचेबिलिटी। नीति आयोग जो है, कहता है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इनमें से कोई नहीं होगा। 280 में तो वित्त आयोग है दोस्त। नीति आयोग जो है नया नया बना हुआ था योजना आयोग को हटा करके। ये नीति आयोग का गठन कब हुआ आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल नीति आयोग से संबंधित कोई भी अनुच्छेद नहीं है क्योंकि इसको बाद में बनाया गया। 100वां नंबर सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आर्टिकल 169 में कही गई है। किसी भी राज्य में विधान परिषद बन भी सकती है और समाप्त भी हो सकती है, ये बात जो है 169 में बताई गई है। अंतिम सवाल है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है? तो आर्टिकल 335। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 335। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें पूरे A to Z 101 अनुच्छेद को कवर कर दिया गया है, अच्छे से उसको बता दिया गया है। इसको 2-3 बार देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों को, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और ख़ुद भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और आप इससे अगर ज़रा सा भी हेल्प फुल हो रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।